जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में देखेंगे। कब गवर्नर कहा गया, कब गवर्नर जनरल कहा गया और कब वायसराय कहा जाने लगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत सटीक जानकारी देखेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं ना, बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, ये कैसे याद करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज चलिए आज हम लोग देखते हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन कहा जाने लगा। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं बहुत ही कम समय में। तो पहला प्रश्न है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। पहला गवर्नर, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर पूछे तो कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव होगा। अब देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर, जब बंगाल का पहला होगा तो बंगाल का अंतिम भी कोई होगा, तो बंगाल का अंतिम कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए यहां से गौर कीजिए, गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गया। तो गवर्नर जनरल क्यों हो गया? तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था ना, बंगाल का गवर्नर, वो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो क्या हो जाएगा? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, देखिए जो अंतिम था वही वारेन हेस्टिंग्स बना। वारेन हेस्टिंग्स। तो क्या होगा? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। अब पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो यह हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब देखिए यहां से देखिए, आगे गौर कीजिए कि यहां बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर से हो जाएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल हो गया। तो यहां कुछ हुआ होगा, तो फिर क्या हुआ? तो जब यह हुआ 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो यह हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। अब पूछ रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो यह हुआ लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, समझ गया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। क्यों? अब यहां से क्या हो जाएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। फिर आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्योंकि अब वहां से बंगाल से सीधे भारत में ट्रांसफर हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। अब आया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, जैसे आप भारत के अंतिम गवर्नर जनरल देखे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम वायसराय, तो जब भारत का प्रथम वायसराय हुआ तो फिर यह अंतिम वायसराय भी हुआ, तो कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन।
और यही माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, जब भारत आजाद हो गया तब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्योंकि जब भारत आजाद हो गया तो फिर गवर्नर जनरल पर आ गया। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही हुआ। कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन ही हुआ। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती श्री राजा गोपालाचारी जी हुए, जिनको राजा जी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत के प्रथम वायसराय कैसे बने? तो जब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग, उन्हीं में एक अधिनियम आता है 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग और भारत के अंतिम वायसराय हुए लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो चक्रवर्ती श्री राजा गोपालाचारी, जिनको राजा जी के उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्लियर हुआ? 10 प्रश्न है इसमें और बहुत ही कम समय में यह जानकारी दिया गया है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सामने आने वाले एग्जामों में जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा का मेंस होने वाला है, अभी हाल ही में यूपी पुलिस का जो वैकेंसी आ गई है 60,000, उसके लिए चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को आज हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार जनगणना कराई गई और हर 10 वर्ष बाद कराई गई। हालांकि भारत की जो पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। 1881 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्ष 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई थी। तो अब जहां आपसे पूछ दे कि नियमित जनगणना किसने करवाई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हो गया। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके शासनकाल में लागू किया गया था। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके शासनकाल में लागू किया? देखिए यहाँ क्या लगाया, तो लगाया था, जानते हैं, याद करना है, लगाया लिटन। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? लिटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया, तो लिटन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1882 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। तो यहां देखिए, लगाया था लिटन, हटा दिया रिपन। क्या होगा? रिपन ने इसको खत्म कर दिया। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था, क्योंकि 1858 के भारत परिषद अधिनियम के समय गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय का पद शुरू किया गया था। इस प्रकार यह प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल बना। अगला प्रश्न है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंगस था। और कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने की आदेश दी थी। तो कौन दिया था? तो ये दिया था जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर ने दिया था यह गोली चलाने का आदेश, जनरल ओ डायर। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था। तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय पूछ रहा है, यहाँ प्रथम नहीं होगा, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। और वहीं प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया।
द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त कर दिया? तो यह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था 1772 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में जब ये वो गवर्नर बना तो इसमें क्या किया था? इलाहाबाद की संधि जब हुई थी 1765 ईस्वी में, उसी समय इसने क्या किया था कि द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया था और द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया तो इसी को किसने खत्म कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत का जो मुख्य श्रेय दिया जाता है यह लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत करने एवं ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अगर वहीं आपसे पूछे कि सती प्रथा में सहयोग भारत की तरफ से किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और वहीं पर आपसे पूछे ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया? अगर गवर्नर ना पूछे तो वहां पर रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं रहेगा तो रहेगा कर्नल स्लीमैन। कौन रहेगा? कर्नल स्लीमैन रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? तो ब्लैक होल दुर्घटना जो घटी थी यह सिराजुद्दौला के शासनकाल में यह घटा था। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल ट्रेजेडी जो घटी थी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज में कर लिया गया? तो 1843 में कौन था? तो लॉर्ड एलनबरो था। कौन था? लॉर्ड एलनबरो। तो भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया? तो यह कर लिया गया लॉर्ड एलनबरो के समय में। और यही लॉर्ड एलनबरो भारत में दास प्रथा का जो अंत हुआ लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ही हो गया। और रविवार की जो छुट्टी 1843 से शुरू हुई यह लॉर्ड एलनबरो के ही कार्यकाल में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली ने शुरू किया था। तो सहायक संधि के संबंध में लॉर्ड ब्लेजली ने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के कार्यकाल में चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी? तो चौरी चौरा कांड की घटना गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय जो शासनकाल था यह लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। उस समय लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल चल रहा था। वहीं लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। और लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? तो यह दादा भाई नौरोजी ने किया है। भारत में कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में जब हुई थी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में किसके शासनकाल में किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? तो बंगाल में भयानक अकाल जो पड़ा था यह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में पड़ा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो था। लेकिन जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में उसमें रॉबर्ट क्लाइव था और उधर से शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला एक तरफ से था। ठीक है। और वहीं पर आपसे पूछे कि आयर को अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता मतलब किधर से था? तो यह वांडीवास के युद्ध के समय से था। अगला प्रश्न है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया?
तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 ईस्वी में बनाया गया। 1757 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था? तो यह मिला लिया अवध को। किसको मिला लिया? अवध पर कुशासन का आरोप लगा 1856 ईस्वी में इसको मिला लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? डाक टिकट शुरू किए थे तो यह लॉर्ड डलहौजी किया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यह वारेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में हराया था उसका नाम क्या था? तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में हरा दिया था उसका नाम था सर आयरकुट। और सर आयरकुट ने ही यह वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो यह किया गया वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में। वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल बनाए गए यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले बंगाल का गवर्नर होता था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला प्रश्न है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में हुई थी। कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। यह वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो यह हो जाएगा डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय में जो 1848 से लेकर 1856 तक रहा। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय जो संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में किनके बीच में हुई थी? तो यह सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? कौन संबंधित था? तो पहले भी बता चुके हैं, तो यह हो जाएगा कर्नल स्लीमैन। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक किसे माना जाता है? तो यह डुप्ले को माना जाता है, डुप्ले को। और ऐसे भारत में जाके सहायक संधि वेलेजली ने शुरू किया था। वेलेजली ने किया क्या? पहले कहेगा तो डुप्ले होगा, फ्रांसीसी था। ठीक है। सहायक संधि का जन्मदाता या जनक लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है, अपितु लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति नहीं था। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी डुप्ले के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर था यह लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न है किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त
शुरू किया गया था? तो अस्थायी जो बंदोबस्त शुरू किया गया था या इस्तेमारी बंदोबस्त, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया? तो अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त को सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लागू किया था। 1793 ईस्वी में लागू किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो शुरुआत हुई थी यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की घोषणा कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण की जो घोषणा हुई थी यह 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो अपने को बंगाल का शेर यह लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। मतलब कब यह घोषणा किया? तो यह कर दिया अगस्त घोषणा जो 1917 के समय, अगस्त घोषणा 1917 के समय। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया? तो सहायक संधि किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश द्वारा सुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक शासक हटा दिया गया था? तो यह हो जाएगा अवध का एक शासक था जिसको हटा दिया गया था। अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया। अगला प्रश्न है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो 45 से 55 कौन था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? प्रथम जो वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे नहीं। और विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के थे लेकिन विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित कर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो यह किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो यह किस अधिनियम के तहत हुआ? तो इसका अधिनियम जो हो जाएगा 1858 के सामग्री घोषणा के समय। 1858 के सामग्री घोषणा के समय। अगला प्रश्न है कि उस समय जब नेपोलियन के शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो यह हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के जो विलय नीति का जो प्रथम जो शिकार हुआ वह सतारा हुआ 1848 ईस्वी में। सतारा। अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो जो ये किसने सुनाया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो यह किया गया था 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दिया गया? तो यह हो जाएगा लॉर्ड मेयो का। अगला प्रश्न है कि एंग्लो नेपाल युद्ध यानी गोरखा युद्ध जो 1816 ईस्वी में हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में 1816 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ? किसके समय में? तो लॉर्ड एलनब्रो के समय में। लॉर्ड एलनब्रो के समय में।
अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो सही है, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंगस सही है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली, जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें भी क्या हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंगस ही हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा 1843 ईस्वी में समाप्त हो गया लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था? तो लॉर्ड कर्जन, ये क्या हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन रहा था। अगला प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो यह हो जाएगा यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है? तो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो यह कौन था? जेम्स आउटरम। कौन था? जेम्स आउटरम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है, बाद बाकी चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, सहायक संधि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी यह गलत दिया हुआ है। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय हुआ था, सहायक संधि वेलेस्ली के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्था 1882 में सशक्त की गई, तो यह कर दिया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? तो जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था जिस समय रेलवे लाइन को बिछाया गया? या लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। अगला प्रश्न है कि सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो यह रहे थे 1820 से 1827 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सुमेलित नहीं है? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली सही है, व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ये भी सही है, जबकि उच्चतम निष्क्रियता लॉर्ड कैनिंग दिया हुआ है, यह आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवाही के अंगों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो प्रथम जो फैक्ट्री अधिनियम जो आया था वो किसके समय में आया था? तो यह लॉर्ड रिपन के समय में आया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में आया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन दो नगरों के बीच में हुआ था? तो यह होता बम्बई से थाने के बीच में, बम्बई से थाने के बीच में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो यह चलाया गया था वारेन हेस्टिंगस के पर, वारेन हेस्टिंगस पर। अगला प्रश्न है कि तथाकथित सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? तो मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था किसने? तो यह ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त यह शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अस्थायी बंदोबस्त तथा इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच में कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो यह कर दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्रगाह है कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्रगाह यह गाजीपुर में है, गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्रगाह कहाँ स्थित है? गाजीपुर में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे सेवा की शुरुआत की थी? तो रेलवे सेवा की जो शुरुआत की थी यह ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। अगला प्रश्न है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो हुआ था ना, यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में मतलब पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो यह कर दिया गया 1829 में। सती प्रथा का जो अंत हुआ 1829 में हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, सही सुमेलित। तो हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, यह सही है। इसी के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसी में टीपू सुल्तान मारा गया। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय किस रीति के तहत हुआ था? तो इस पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर हुआ था 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया गया? तो यह किया गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा। लॉर्ड मिंटो के द्वारा, जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था, उसी के समय यह किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो यह हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कर्जन दिया हुआ है यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसको लिटन ने लगाया था, तो यहाँ लिटन हो जाएगा। और पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी सही है। इल्बर्ट बिल रिपन सही है। जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या हो जाएगा? लिटन हो जाएगा, लिटन। याद रखिएगा, लगाया लिटन, हटाया रिपन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ सर जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ है, सर जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो यह हो जाएगा हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय कब हो गया? तो यह हो गया 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा और यह इम्पोर्टेंट था कि नहीं था, और आप लोग इसमें से कितना जानते थे, आप लोग को कितना मार्क्स इसमें से आ रहा था। टोटल 90 वर्क्स मार्क्स था। हमको नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको गवर्नर जनरल में कोई भी प्रश्न छूटेगा, क्योंकि सामने बहुत सारा एग्जाम आने वाला है और इलेक्शन भी है। इलेक्शन आता है तो एग्जाम जरूर होता है, तो आप लोग तैयारी खूब कीजिए और अब की बार सिलेक्शन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों चैनल को।